नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव जिसमें करंट अफेयर्स एग्जॉस्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डेली बेसिस पे कवर किए जा रहे हैं। और आज हम कवर करेंगे 14 मई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज हम देखेंगे कौन से न्यूज़ पिकअप करने हैं हमें न्यूज़पेपर्स में से और क्यों पिकअप करने, कहाँ वैल्यू ऐड करना है, प्रीलिम्स में कहाँ क्वेश्चंस आएंगे उन न्यूज़ में से। एंड जैसा कि आपको पता है, दिस इनिशिएटिव takes news from various newspapers like The Hindu, The Indian Express, Live Mint, Financial Express, also magazines like Down to Earth, योजना एंड कुरुक्षेत्र पूरा कवर किया जाएगा इस इनिशिएटिव में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज सेशन के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे इनिशिएटिव, और इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग कल। तो चलिए शुरू करते हैं 14 मई 2020 का न्यूज सिनॉप्सिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट 7 न्यूज जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं एंड न्यूज़पेपर्स में आज के दिन पब्लिश हुए हैं। ऑल्सो मेंस में वैल्यू एडिशन हो सकता है इस न्यूज का। लेट्स सी। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में न्यूज छपा है द हिंदू में। वी आर गोइंग टू सी दिस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। सेकेंड, रीवैम्पिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हम देखने वाले। स्पेशल फोकस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के ऊपर, NBWL। थर्ड, पोल्लावरम प्रोजेक्ट के बारे में द हिंदू में बस एक स्मॉल पैराग्राफ आया था, बट पोल्लावरम प्रोजेक्ट लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 पब्लिश हुआ है। एज सच इस रिपोर्ट में थोड़े से फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। ऑल्सो वी विल हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑफ FAO, बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड FAO के बारे में। लेट मी टेल यू, FAO के ऊपर लास्ट 5 to 6 ईयर्स के यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग हर साल एक सवाल आया हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स के ऊपर। इस साल भी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। द नेक्स्ट न्यूज इज ऑफ अ रिलीफ पैकेज, that is a credit guarantee package announced for the micro, small and medium enterprises under the self-reliant India mission, जिसमें 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेजेस की अनाउंसमेंट्स की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ इंडियाज GDP। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अप्रॉक्सीमेटिंग टू 10% ऑफ इंडियाज GDP ऑफ 2019-20। तो रिलीफ पैकेज में एक बड़ा पैकेज है MSME सेक्टर के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना। हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट गारंटी एंड MSME का डेफिनेशन चेंज किया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी इंडियन एक्सप्रेस में आज आया हुआ है एक्सप्लेन्ड पेज पे। हमें देखना पड़ेगा डायरेक्ट सीडिंग अभी क्यों प्रमोट किया जा रहा है इन द फील्ड्स ऑफ पंजाब। एंड नेक्स्ट, इंडिया ताइवान कोऑपरेशन। ताइवान इज रेडी टू cooperate with India on the sharing of information related to COVID-19 pandemic। in short IR का ये टॉपिक है, ये द हिंदू में आया हुआ है। तो द हिंदू और एक्सप्रेस के मेजर न्यूज यहां पे आपके सामने हैं। लेट अस सी इन डिटेल। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। द आर्मीज न्यू कंसेप्ट ऑफ एजाइल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इन ऑपरेशन वेरी सून। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आर्मी में बनाने के पीछे रीजन क्या है? दे आर एजाइल, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस एंड दे कैन वेरी स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट द एडवर्सरी। तो स्विफ्टनेस लाने के लिए, फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड स्पेशली इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्पेशलाइज्ड होकर अटैक्स करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप फॉर्मेशन की बात कही जा रही है। एंड ईच IBG वुड बी टेलर मेड बेस्ड ऑन थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। 3T के बेसिस पे हर IBG का फॉर्मेशन होगा और उसी हिसाब से रिसोर्सेज अलॉट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3Ts। और सबसे बड़ी बात होगी, दे विल बी एबल टू मोबिलाइज विद इन 12 to 48 आवर्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट, वेरी एजाइल, वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी फास्ट प्यूनिटिव एंड डिफेंसिव ऑपरेशंस हो सकेंगे इंडियन आर्मी के अंडर द इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कंसेप्ट। और इसके बारे में इसके पहले भी न्यूज पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर्स में।
You can see on the left hand side, this image was published in The Hindu, and this image was published in The Economic Times. Integrated battle group के बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है. It's a brigade sized agile self sufficient combat formation, और 3T थ्रेट, टेरन और टास्क के बेसिस पे सबको बनाया जाएगा एंड रिसोर्स उसी हिसाब से अलॉट किए जाएंगे. एंड आप देख सकते हैं इसके फायदे क्या होंगे, यहां दिया हुआ है. इट विल एंश्योर बेटर इंटीग्रेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन. इट विल अलाउ इट टू स्ट्राइक हार्ड एंड क्विक अक्रॉस द बॉर्डर. और इसकी रिसेंट टेस्टिंग हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड चाइना वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बीइंग टेस्टेड बाय इंडिया. सो आईबीजी के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बी रेडी फॉर इट. लेकिन अगर सवाल नहीं आएगा तो मेंस में वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट. आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जीएस पेपर 2 में इंडिया चाइना या इंडिया पाक रिलेशंस पे, या साउथ एशिया या इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस इंडिया का शो करने के लिए आपको आईबीजी लिंक करना पड़ेगा. ऑल्सो मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी में आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बॉर्डर रीजन्स के आसपास का, तो आईबीजी आपको लिंक करना है उस जगह पे. सो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर. प्रीलिम्स क्वेश्चन माइट कम मेंस इन जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इन जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी. यू हैव टू लिंक दिस टॉपिक. नेक्स्ट न्यूज द हिंदू का है. द हिंदू का ये न्यूज, स्टॉप फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस. तो एनवायरमेंट के जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट अभी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक डोंट गिव फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस वेरी इजीली. और साथ में एक बहुत बड़ा इश्यू भी राइज किया है. द गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर द रिवैम्पिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस which are focusing upon forest and biodiversity. तो revamping of autonomous institutions भी माइंड में चल रहा है गवर्नमेंट के, स्पेशली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. तो ऐसे केस में कंजर्वेशनिस्ट ये कह रहे हैं दैट ये सारी चीजें अभी स्टॉप होनी चाहिए, एंड until everyone is taken on board for discussion over these type of reforms. And let me tell you, सबसे बड़ा इश्यू है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के ऊपर, NBWL. NBWL एक एपेक्स अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड इट इज द एपेक्स बॉडी फ्रेमिंग, ये एक एपेक्स बॉडी है, फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री. तो एपेक्स बॉडी फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री. तो वाइल्ड लाइफ को लेकर कोई भी पॉलिसी या मेजर्स फ्रेम करने हैं तो NBWL में ही होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है. इन शॉर्ट ये एक प्रोजेक्ट क्लियरेंस बॉडी है और यही देती है क्लियरेंसेज टू वेरियस प्रोजेक्ट्स इन द फॉरेस्ट एरियाज. और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि 2013 के बाद से इस बॉडी की मीटिंग नहीं हुई है 2020 तक. At the time of the formation of the body, it was written that at least it will meet twice in a year. तो एक साल में 2 बार कम से कम मीटिंग होगी इस बॉडी की, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और यही वजह है कंजर्वेशनिस्ट परेशान चल रहे हैं. तो ये टॉपिक तो हम डिटेल में देखने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में. अ क्वेश्चन माइट कम ओवर NBWL, तैयार कर लीजिएगा. NBWL के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एंड फॉर सीइंग दिस न्यूज दैट 2013 के बाद से मीटिंग नहीं हुई है, ये डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ था जनवरी 2020 का इश्यू में. सो प्लीज सी इट. सो वी आर गोइंग टू सी दिस न्यूज सेपरेटली इन अ वीडियो. नेक्स्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बस एक छोटा सा पैराग्राफ आया था. पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, बस इतना इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. सो पोलावरम प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पस नेशनल प्रोजेक्ट. इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है. नेशनल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इन आंध्र प्रदेश ऑन गोदावरी रिवर. And you can see after the construction of the dam, there would be a canal, Pollavaram Right Canal, interlinking the rivers of Godavari and Krishna. Krishna में just near Prakasam Barrage. So Pollavaram project is a national project
गोदावरी रिवर पे कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट. सो दैट इज सफिशिएंट. प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है यहां से. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, एक और भी न्यूज आया प्रीलिम्स पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में भी सवाल आ सकता है. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिलीज्ड इट्स ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट. तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट पूरे वर्ल्ड का निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है, और ये टास्क देखता है FAO. सेम वे एज इन इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, इट रिलीजेस द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी 2 years. बायनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल पे पब्लिश होता है, और अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में रिपोर्ट पब्लिश किया गया है. वैसे ही पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट असेसमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कितने हैं, कितने कट हो रहे हैं, कितना फॉरेस्ट बचा है, ये सब का रेगुलर कलेक्शन डेटा का और उसको पब्लिशिंग, उसका एक क्लियरिंग हाउस इंफॉर्मेशन का, ये सब FAO संभालता है. सो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 was published on May 13 this year, and as per the report, ये रिपोर्ट 30 years का इसने स्टॉक लिया है फॉरेस्ट के ऊपर. And as per the report, the world has lost 178 million hectares forest in the last 30 years. So it's huge. I repeat, in the last 30 years, the world has lost 178 million hectares. That is a huge decline in forest cover. लेकिन सबसे बड़ी बात, the rate of forest loss is declining and it is lowest in the current decade. इसका मतलब है forest loss जो हो रहा था पर ईयर, वो ग्रेजुअली कम होता चला आ रहा है. ऑल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, ऑल बिकॉज ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ऑल बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड कटिंग ऑफ ट्रीज, द फॉरेस्ट आर बीइंग सेव्ड. लेकिन जो लास्ट 30 इयर्स में जो डिक्लाइन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन अफ्रीका में हुआ है. ऑल बिकॉज ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्री इन द कंटिनेंट, फॉलोड बाय साउथ अमेरिका. एंड बाय डिफॉल्ट ये वही 2 कंटिनेंट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, डेंस फॉरेस्ट है, इन अमेजॉन बेसिन एंड कॉन्गो बेसिन. तो अफ्रीका में रिवर कॉन्गो बेसिन, साउथ अमेरिका में रिवर अमेजॉन बेसिन. सो दीज आर द कंटिनेंट्स विच फेस द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 30 years. और इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है. दैट मीन्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकाउंट फॉर 45% ऑफ टोटल फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अगर कंट्री वाइज देखें तो टॉप 5 कंट्रीज फॉरेस्ट में, टॉप 5 कंट्रीज फॉरेस्ट में ब्राजील, USA, कनाडा, चाइना एंड रशिया. आई रिपीट, ब्राजील, US, कनाडा, चाइना एंड रशिया. फॉरेस्ट कवर में सबसे बड़े देश यही हैं. And don't you notice one thing, these countries are by default largest in size as well. तो अरेंज कर लीजिएगा साइज में टॉप 5 कंट्रीज वर्ल्ड की. ये आपका टास्क है प्रीलिम्स के लिए. तो FAO का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन FAO का बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है. FAO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आप देख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 एट क्वेबेक, कनाडा. तो क्वेबेक में मीटिंग हुई थी 1945 में, वहां एस्टैब्लिश किया गया. द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO इज एट रोम इन इटली, एंड द अल्टीमेट एम इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, एंड इट क्रिएट्स कैंपेन ऑफ जीरो हंगर वर्ल्ड. फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा टास्क है जो ये देख रहा है, और सबसे बड़ी बात है दैट फंडिंग इसकी आती है मोर देन 50% बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड. और जब फूड की बात चल रही है और जब फूड सिक्योरिटी की बात चल रही है, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दैट FAO इज आल्सो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट. तो देखा जाए फॉरेस्ट के फील्ड में कौन कौन से प्रोग्राम FAO चला रहा है. सो FAO, द फर्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी इट अप ऑन द स्क्रीन, FAO इज बोथ अ ग्लोबल क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इन शॉर्ट, इट इज अ फैसिलिटेटर that helps the country's local capacity to provide their own national forest data.
तो डेटा का कलेक्शन एक जगह पे FAO के पास रहता है फॉरेस्ट कवर के बारे में। सेकेंड, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग ऑन फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड एवरी 5 years। और जो 2020 के पहले का रिपोर्ट था, इट केम अप इन फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, इट केम अप इन 2015। इन शॉर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2015 was released 5 years back। इसके अलावा FAO is the official sponsor of International Day of Forest in the world। तो यही सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 March every year। And every 6 years since 1926 there is holding of a World Forestry Congress। और at present वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस होल्ड करने में जो सबसे बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, दैट कम्स फ्रॉम FAO। And what is done in the World Forestry Congress? It is a forum for sharing of knowledge and experience regarding conservation, management and use of world forest। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस एक फोरम है, मीटिंग पॉइंट है, जहां पे नॉलेज शेयरिंग होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। सो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। बैकग्राउंड मैंने बहुत फोकस किया है। आई रिपीट इट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट पब्लिश किया गया, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट FAO का बैकग्राउंड, रोम में इसका हेडक्वार्टर्स, इसका गोल फूड सिक्योरिटी और इसके प्रोग्राम्स फॉरेस्ट्री में। सबसे पहला क्लियरिंग हाउस है, डेटा कलेक्शन करता है फॉरेस्ट्री में। सेकंड, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एवरी 5 years इट पब्लिशेस। थर्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करता है। एंड फोर्थ, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को ये प्रमोट करता है, एक फोरम को प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज MSME सेक्टर के ऊपर। ये न्यूज इट्स अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अ कपल ऑफ डेज बैक। तो उसमें 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया और उसमें अच्छा खासा हेल्प उस पैकेज में टू द MSME सेक्टर। सो लेट्स सी व्हाट हेल्प हैव द MSME सेक्टर गॉट। सो फर्स्ट लेट मी टेल, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और MSME इंडिया में इसका रोल अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। यू कैनॉट अंडरमाइन द रोल ऑफ MSME बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द रूरल बेल्ट्स। तो रूरल बेल्ट्स में टैप करना ह्यूमन कैपिटल, ये इसका रोल है। एंड थर्ड पॉइंट, it contributes in exports as well. Approximately 40% of India's exports are contributed by the MSME sector. इसके अलावा it is the biggest contributor of social equity। यानी अगर इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है हमें कंट्री में, तो लार्ज स्केल से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें आगे बढ़ाएंगे। और ये MSME का डेफिनेशन पहले भारत सरकार डिफाइन करती थी ऑन द बेसिस ऑफ कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी लागत लगाई गई है उसमें, बट रिवाइज किया गया डेफिनेशन अभी। एंड एज पर रिवाइज डेफिनेशन, टर्नओवर विल बी द न्यू क्राइटेरिया। तो यहां पे आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के तहत कौन सा पैकेज दिया जा रहा है MSME सेक्टर को? द पैकेज नेम इज क्रेडिट गारंटी स्कीम। Now what is the meaning of credit guarantee scheme? तो MSME सेक्टर भी दो प्रकार का, तो MSME सेक्टर की इंडस्ट्रीज दो प्रकार की हैं। एक जो पहले से स्ट्रेस्ड चल रही थी, लोन रिटर्न नहीं कर पा रही थी, पहले से ही खराब हालत में थी, खस्ता हालत में थी। सेकंड, द इंडस्ट्रीज विच वर इन गुड कंडीशन बिफोर द अराइवल ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में चल रही थी, बैंक से लोन लेकर उसे वापस भी कर रही थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इनको लॉस शुरू हो गया एंड दे वर स्ट्रेस्ड आफ्टर दैट। सो इन सच अ कंडीशन क्रेडिट गारंटी अश्योर किया जा रहा है, गवर्नमेंट अश्योर कर रही है फॉर द MSME सेक्टर टू द बैंक्स। नाउ अ क्रेडिट गारंटी बाय द गवर्नमेंट is an assurance to the bank that its loan will be repaid by the government in case the MSME falters। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100% क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है टू द अमाउंट ऑफ 1 करोड़, तो इसका मतलब है 1 करोड़ तक के लोन को अगर वो वापस नहीं कर पाएगा इंडस्ट्री स्मॉल स्केल, तो सरकार उसके बदले रिटर्न करेगी बैंक को। इन शॉर्ट, डायरेक्ट हेल्प नहीं है इस सेक्टर को, इनडायरेक्ट हेल्प दिया जा रहा है वाया क्रेडिट गारंटी। बट इवन दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज फॉर गेटिंग लोन द MSME सेक्टर हैव टू bring up a collateral, a property,
लेकिन अभी इन सच अ कंडीशन कोलैटरल की बात भूल जाइए, प्रॉपर्टी के भी प्राइसेस डिप कर गए हैं और ऐसी कंडीशन में कोलैटरल अरेंज नहीं करने से उन्हें लोन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी जगह क्रेडिट गारंटी स्कीम बहुत हेल्प करेगा एमएसएमई सेक्टर को। सो दिस इज द स्कीम विच विल ब्रिंग रिलीफ टू एमएसएमई सेक्टर in the form of massive increase in the credit available to them. In short, it will bring them back on the track to business. इसके अलावा सेकेंड सबॉर्डिनेट डेट स्कीम लॉन्च किया गया है वर्थ 20,000 करोड़। It will allow the loans to MSMEs that were already categorized as stressed or struggling to pay back the loans. तो सबॉर्डिनेट डेट स्कीम उनके लिए है जो पहले से स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर्स, एमएसएमई इंडस्ट्रीज थी। सो एक क्रेडिट गारंटी हो गया, एक सबॉर्डिनेट डेब्ट स्कीम हो गया, एंड थर्ड अ कॉर्पस फंड ऑफ 50,000 करोड़ इज बीइंग क्रिएटेड। अ कॉर्पस फंड ऑफ 50,000 करोड़ इज बीइंग क्रिएटेड टू इन्फ्यूज इक्विटी इनटू वायबल एमएसएमईज टू हेल्प देम एक्सपेंड एंड ग्रो। तो जो सबसे वायबल, सबसे प्रॉफिटेबल इमर्ज कर सकते हैं एमएसएमईज, उनके लिए 50,000 करोड़ अलग से रखा गया है। सो ओवरऑल 3 स्कीम्स, फर्स्ट credit guarantee worth 3 lakh crore, second subordinate debt scheme worth 20,000 crore, and third 50,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड। ये 3 इनिशिएटिव्स एक्सपेक्ट कर रही है सरकार कि इससे एमएसएमई सेक्टर बूस्टअप हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, द इंडस्ट्री विल बी बैक ऑन ट्रैक, एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो जाएंगे एंड ह्यूमन कैपिटल टैप होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, बट क्या ऐसा होगा, इसी को लेकर आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूं इस सेशन के लास्ट में। तो चलिए आगे, एमएसएमई का नया डेफिनेशन ये आया हुआ है, ये प्रीलिम्स पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, एमएसएमई के लिए जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन में, उस पर मैं मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं जीएस पेपर 3 में, एंड प्रीलिम्स में एमएसएमई सेक्टर के नया डेफिनेशन मींस इन्वेस्टमेंट से टर्नओवर पे शिफ्ट कर गई है सरकार डिफाइन करने में। सो आई विल पोस्ट दिस अपॉन द टेलीग्राम चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा, दिस पीडीएफ यू कैन मेमोराइज इट। नेक्स्ट न्यूज, इंडो ताइवान कोऑपरेशन। ताइवान रेडी है कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये वैल्यू एडिशन। और आपका होमवर्क है ताइवान का मैप पे लोकेशन मार्क करना है, ताइवान स्ट्रेट भी मार्क करना है। Taiwan and Taiwan Strait, very very important. Which Chinese metropolitan city is nearest to Taiwan? तो इंडो ताइवान कोऑपरेशन आईआर में वैल्यू एडिशन लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आया इंडियन एक्सप्रेस में, ये आर्टिकल डायरेक्ट सीडिंग वर्सेस पैडी ट्रांसप्लांटिंग। तो इन द प्रेजेंट सिनारियो जहां पे लेबर की बहुत बड़ी कमी हो रही है पंजाब हरियाणा के बेल्ट में, वहां पैडी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन सच अ सिनारियो डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक इज बीइंग mooted up or promoted. So how is direct seeding technique different from paddy transplanting? So you can see it here, I have marked it out here. In transplanting, farmers prepare nurseries where the paddy seeds are first sown and raised into young plants. These seedlings are then uprooted and replanted 25 days later in the main field. In short, 2-step प्रोसेस है। पहले नर्सरी में प्लांट करना सीड्स को और इसको यंग प्लांट्स में ग्रो कराना, एंड सेकेंड स्टेप उन यंग प्लांट्स को फिर वापस फील्ड में ट्रांसप्लांट कराना। While in direct seeding technique, there is no nursery preparation or transplantation. The seeds are instead directly drilled into the field by tractor powered machine. तो डायरेक्ट सीडिंग में ट्रैक्टर पावर्ड मशीन से डायरेक्ट ड्रिलिंग हो जाएगी जमीन में और सीड्स सो कर दिए जाएंगे। So what are the main advantages of direct seeding technique? One is water saving, the most important point. So the water saving कैसे होगा? It's written here. The first irrigation under direct seeding is necessary only after 21 days after sowing. While in transplanted paddy, the watering has to be done practically daily to ensure submerged fields. तो पानी का huge wastage भी होता है transplanting of paddy में। Second point, in the shortage of labor, the best method is direct seeding because in paddy transplanting it's labor intensive. आपको लेबर चाहिए होगा, 3 laborers are required to transplant 1 acre of paddy in a single day. तो अभी का सिनारियो जब लेबर
नहीं अवेलेबल है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ऐसे सिनारियो में डायरेक्ट सीडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए पंजाब में। बट ड्रॉबैक्स हैं कि नहीं है? द मेन इशू इज अवेलेबिलिटी ऑफ द हर्बिसाइड्स बिकॉज इट इज नीडेड, द herbicides are needed in direct seeding technique in huge amounts and in such a scenario क्या ये अवेलेबल हो पाएगा? क्या इन केमिकल्स का डिमांड मीट हो पाएगा जितना चाहिए होगा पंजाब में? इट इज द मेन ड्रॉबैक। नाउ दिस क्वेश्चन द प्रीलिम्स इट कैन कम, द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सीडिंग एंड पैडी ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक। तो देख लीजिएगा, एडवांटेजेस भी देख लीजिएगा डायरेक्ट सीडिंग के और ड्रॉबैक्स भी देख लीजिएगा। सो टू एंड द सेशन, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थे। आज 14 मई 2020 पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर्स में। आज क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखते हैं। सो क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेंस, व्हाट हैव बीन द इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन द एमएसएमई सेक्टर ऑफ इंडिया? इंपैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस की बात चल रही है। सेकंड, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, डू यू थिंक प्रोवाइडिंग ऑफ क्रेडिट गारंटीज टू द सेक्टर विल हेल्प इट रिवाइव? तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 3 लाख का क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है, क्या ये वायबल रहेगा एमएसएमई सेक्टर के लिए? एंड थर्ड, व्हाट रेमिफिकेशंस आर एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ एमएसएमई? तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो चेंज हुआ है डेफिनेशन, वो आपको याद करना पड़ेगा, इस आंसर में पुट करना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रेमिफिकेशंस। ये क्वेश्चन इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कल के दिन आफ्टर द करंट अफेयर्स सेशन। सो दैट एंड्स दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा फॉलो कीजिए, यू विल गेट द फ्री पीडीएफ। एंड कल से हम लोग इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज जीएस पेपर 3 एंड 2 में करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक, comments and suggestions are also welcome, and yes, please do share the video as much as possible. That ends this session. Thanks a lot.